ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सीटेट पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी होंगी रेगुलरली, तो आपको पता होगा धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे कवर, तो एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर रहे थे। किसको? एनसीईआरटी बुक्स को हम कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें हम 1 बाय 1 पूरी के पूरे टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चल रहे थे। क्लास थर्ड एंड फोर्थ इसको हम पूरा का पूरा फिनिश कर चुके थे और हमने कक्षा 5वीं यानी क्लास 5th को स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था, जिसमें हम उसके एक एक टॉपिक को समझते हुए चल रहे थे ताकि आपके एग्जाम न्यू पैटर्न के अनुसार आपको चीजें देखने को मिले। ठीक है, चलिए और डिले न करते हुए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं, जो कि आज का सेशन क्या होने वाला है दोस्तों? वो होने वाला है वाटर यानी कि जल, जो कि आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बात करी जाए हम जो कक्षा की बुक पढ़ रहे हैं यानी क्लास 5th की जो बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक के अनुसार देखा जाए तो चैप्टर का नाम क्या हो, चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर है आपका 6। इससे पहले हम 5 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया, इसलिए मैंने आपका नाम रखा है इस चैप्टर का जल, यानी कि जल से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो टॉपिक नेम से किसी प्रकार की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक से आपको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। बस मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको थीम्स वगैरह याद रहे। ओके, चलिए तो आज के अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक जल यानी कि वाटर। देखिए दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर का पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा किस चीज से बना हुआ है? जल से, यानी कि वाटर यानी कि पानी से बना हुआ है। इसलिए बिना खाना खाए हम 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शरीर को जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बहुत कामों के लिए, अतिरिक्त कामों के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम एक टॉपिक पढ़ते हुए चलते हैं कि हमारे भारत राज्य में किस किस राज्यों में पानी की किल्लत और कैसे लोगों ने उन्होंने उस पानी की किल्लत को दूर करा। तो पहला बिंदु निकल के आता है बात पुरानी। ये क्या है? बहुत पुरानी बात है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा पुराने जमाने से, पुरानी पीढ़ियों से ही हम सीखते हुए आए हैं, हमारी नई पीढ़ी। तो क्या है? बात पुरानी। ठीक, कितनी पुरानी? तो ये बात है 650 साल। क्या है ये जो बात है? 650 साल पुरानी है। लिखा हुआ है कि 650 साल पुराना घड़ी सर। अब ये घड़ी सर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़ीसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था और मीलों तक फैले इस घड़ीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में जाकर चला जाता था। इस तरह से कितने तालाब? 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। तो यहाँ से दोस्तों 3 क्वेश्चन निकले आपके। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है, बात पुरानी है। कितनी पुरानी है? 650 साल पुरानी है। एक तालाब बनवाया गया था जिस तालाब का नाम रखा गया घड़ीसर। घड़ीसर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि दोस्तों ये जो बनवाया गया था उस जमाने के जो राजा थे घड़ीसी, उनके द्वारा बनवाया गया था। और सर इसका इसलिए लगाया था क्योंकि सर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तालाब। तो इन दोनों चीजों को मिलकर बना ये एरिया घड़ीसर। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो इमेज, तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है तालाब। कहाँ की बात है ये? तो जैसलमेर की बात है। कहाँ की बात है? जैसलमेर की। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा सबसे जो कम वर्षा देखने को मिलती है, सबसे गर्म जो इलाका है हमारे यहाँ का, तो कौन सा है? जैसलमेर। तो यहीं के राजा ने वहां के लोगों की जो पानी की दिक्कत थी, किल्लत थी, उस दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने 9 तालाब बनवाए और ये जो 9 तालाब थे वो एक दूसरे से इंटरलिंक थे। कैसे थे? एक दूसरे से इंटरलिंक थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानो ये एक पहला तालाब बनाया और इसी के टच में दूसरा तालाब बनाया जाएगा, इसी के टच में तीसरा। तो जब ये तालाब पानी से लबालब भर जाता था बारिश की बारिश से, तो ये बहकर नीचे वाले तालाब में जाता था, फिर नीचे वाला तालाब भर जाता था तो बहकर नीचे वाले तालाब में जाता था। ऐसे करके 9 तालाबों को आपस में उन्होंने कनेक्ट कर रखा था ताकि बारिश का पानी जितना ज्यादा हो सके हम उतना ज्यादा उस चीज को इकट्ठा करके अपनी किल्लत के दिनों में उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आप ये देख सकते हो पूरा लबालब वहां के राजा जैसलमेर के राजा घड़ीसी ने मिलकर इस तालाब का निर्माण करवाया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो तालाब है घड़ीसर तालाब, ये कितने तालाबों का समूह है, तो ये 9 तालाबों का समूह। कितने तालाबों का? 9 तालाबों का समूह है, आपस में इंटरलिंक है। बारिश का पानी एक में भरने के बाद दूसरे में, दूसरे में भरने के बाद तीसरे में, तीसरे में भरने के बाद चौथे में, ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव और संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वहां के लोगों को पानी की किल्लत जो हो रही थी, दिक्कत जो हो रही थी, उस चीज को दूर करने के लिए। समझिए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों बात है ये किसकी? अलबरूनी की। किसकी बात है? अलबरूनी की। अभी तक हमने बात करी घड़ीसर तालाब की, अब बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी की नजर से। क्यों? क्योंकि अलबरूनी से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले? सुनिए पहले बात। ये बात जो है ये जो देखो डाक टिकट, ये अलबरूनी के 1000वें जन्म दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा क्या करा गया था? बनवाया गया था। क्या करा गया था? बनवाया गया था। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। अलबरूनी की नजर से क्या है? अलबरूनी की नजर से तो 1000 से भी ज्यादा साल पहले किसकी बात करी जा रही है? हजारों साल पहले की बात करी जा रही है। तो 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। आप सभी बच्चों को पता होगा कि पुराने जमाने में बहुत सारे यात्री एक इलाके से दूसरे इलाके में जाया करते थे वहां के बातों को देखने के लिए, विवरणों को दर्ज करने के लिए। तो वैसे ही अलबरूनी थे जो कि 1000 साल पहले हमारे यहाँ पर भारत के अंतर्गत आए थे। इनका नाम था अलबरूनी। क्या नाम था इनका? अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि भारत में जो यात्री आए थे, कौन? अलबरूनी, वो कहां से आए थे? तो आज के उज्बेकिस्तान से आए थे। कहां से आए थे? आज के उज्बेकिस्तान से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों को, जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खासतौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा फैक्ट लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में तो माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जहां से
बनाया था उबेकिस्तान। उबेकिस्तान कैसा इलाका, पहाड़ी रेतीला इलाका, मतलब रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ के जब लोग इनको देखेंगे क्या बनाते हुए, तालाब बनाते हुए इसके देश के लोग, तो क्या रह जाएंगे, हैरान भौचक्के ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि चढ़ने के लिए अलग सीढ़ी थी, उतरने के लिए अलग सीढ़ी थी। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए अलग थी, उतरने के लिए अलग थी। इसलिए कभी भी इन तालाबों में चढ़ने उतरने वालों की जो लोग होते हैं वहां पर किसी प्रकार की भीड़ की समस्या नहीं देखने को मिलती है। और बड़े बड़े क्या करते थे, पत्थरों से और लोहे के कुंडों से आपस में जोड़कर क्या बनाया करते थे, तालाब के चारों तरफ चबूतरों का निर्माण किया करते थे। किस चीज के लिए? ताकि ये चेक किया जा सके वहां पर चबूतरा बनाने के बाद कि किसी भी प्रकार के वहां पर जब सामूहिक क्या हो, किसी प्रकार का वहां सामूहिक संयोजन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में फेस्टिवल हो गया, फॉर एग्जांपल के रूप में किसी और चीज की चीजें हो गई, तो वहां पर देखने में किसी प्रकार की कोई क्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई चीजों की परेशानी ना हो। और वो जो चबूतरे हैं उसका वो बैठने के लिए, सामूहिक समायोजन के लिए, सामूहिक फेस्टिवल मनाने के लिए उन चबूतरों का इस्तेमाल कर सके। ओके, तो ये सारे के सारे फैक्ट निकले। पहला फैक्ट क्या निकला, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। वहां के जो अल्बरूनी के देश वाले देखते हैं इनको तो क्या रह जाते हैं, भौचक्के ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके देश से एक अलग चीज थी। इन्होंने उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नोटिस करा जो इनके अपने देश से इनको अलग लगी। जैसे कि तालाब बनाने इनके लोग यहाँ के क्या थे, माहिर थे, इसलिए उन चीजों पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। ठीक, आगे और आपको पता है उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगती ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। किस प्रकार की समस्या? भीड़ की। ठीक, आगे चलते हैं। आज इतिहास पढ़ने वाले या फिर पढ़ाने वाले लोगों को अल-ब्रूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देख सकते हैं जो डाक टिकट है ये कब प्रिंट हुआ था भारत सरकार के द्वारा, तो 1973 में। कब? 1973 में। ठीक है, तो अल-ब्रूनी के 1000वें जन्म दिवस के रूप में क्या छापा गया, आपका डाक टिकट छापा गया। क्या छापा गया? डाक टिकट छापा गया। तो जब डाक टिकट छापा गया तो कब छापा गया था? ये 1973 में छापा गया था। कब छापा गया था? 1973 में छापा गया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अल-ब्रूनी के इसी 1000 जन्म दिवस के रूप में 1973 में क्या छापा गया भारत सरकार के द्वारा? वो छापा गया डाक टिकट। क्या छापा गया? डाक टिकट। ठीक है, तो इंग्लिश वाले एक बार फटाफट इस चीज पर निगाह डाल लीजिएगा और फटाफट इस चीज को लिख लीजिएगा। जल्दी से लिखिए फटाफट, देन आगे चलते हैं हम। फटाफट जल्दी से लिखिए, फटाफट दोस्तों, फटाफट लिख लीजिए, देन आगे चलते हैं। फटाफट लिख लिया सभी बच्चों ने? चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? तो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अल-ब्रूनी क्या है, अल-ब्रूनी का जन्म कब हुआ था? अल-ब्रूनी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पूछा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा? अगर आपने अच्छे ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आप इजीली जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से बताइए अल-ब्रूनी का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। फटाफट बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपने इस चीज को ध्यान दिया हो, किस चीज को? इस चीज को ध्यान दिया हो, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। कितने साल पूरे हुए थे? 1000 साल पूरे हुए थे। तो 1000 साल इसके जन्म के पूरे हो गए, तो 1973 के 1000 साल पीछे ले जाओ। कितना ले जाओ? 1000 साल इसके पीछे ले जाओं। तो 1000 साल इसमें सीधी सी बात है, 1973 में से अगर हम 1000 साल पीछे ले जाएंगे तो सीधी सी बात है 973 एडी बचेगा। तो इसका जन्म कब हुआ था? 973 एडी में। कब हुआ था? 973 एडी में। कहां से आया था ये? तो आज के उबेकिस्तान से। तो कहां का जन्म है इसका? आज के उबेकिस्तान का जन्म है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो जन्म हुआ था किसका? अल-ब्रूनी का, कब हुआ था? 973 एडी में। कहां पर? उबेकिस्तान में हुआ था। एक क्वेश्चन आपका यहां से निकला, सिंपल सिंपल सी बात है। दूसरा, ये जब इंडिया आया था, इंडिया में किस विच ईयर, कब आया था, किस ईयर आया था? इसने बोला 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था। तो 1000 साल अगर हम देखा जाए 1973 के बाद देखा जाए, 1973 में छपा था 1000 साल पुराने पर, और आज हमारा क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। 2022 में पढ़ रहे हैं, 1000 साल पहले आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1000 साल बोला था। कहा जाता है कि 1017 एडी के आसपास ही केम इन इंडिया। क्या बोला गया? ये जो है 1017 के आसपास ये कहां आया था? भारत में आया था। ध्यान रखिएगा, कहां आया था? भारत में आया था। और 1048 के आसपास अफगानिस्तान में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1048 के आसपास इसकी अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मेन आपकी बात इंडिया कब आया था, और यहाँ से एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन निकला कि इसका जन्म कब हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 1017 एडी में भारत में आया था। आगे चलते हैं, आगे चले तो बूंद बूंद की कीमत। क्या बोला गया? बूंद बूंद की कीमत। देखो क्या लिखा है कि राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे भारत देश में जैसलमेर इलाका जो है ऐसा इलाका जो कि बहुत ही गर्म प्रदेश है। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर साल में कभी कभी बारिश नहीं होती, और होती तो बहुत कम बारिश होती है। इसलिए पूरे साल में कई बार ऐसा होता है कि नदियां जो होती है कई कई महीनों तक सूखी रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो पानी की किल्लत को अधिकतर बार महसूस करते हैं, उस चीज से जूझते हैं। तो उस चीज से जूझने के बाद इन्होंने वहां के लिए कई सारे उपाय निकाले कि हम पानी की किल्लत को, दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बारिश की हर बूंद की कीमत को, जो जानते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, झोड़, कुआं, टैंक और बावड़ियां, कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुएं भी कहते हैं, किसे? बावड़ियों, ये बनवानी इन्होंने शुरू कर दी। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि पानी को इकट्ठा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है उपायों को, तो चाहे भाई तालाब बनवाकर इकट्ठा करवा लो, चाहे झोड़ बनवाकर इकट्ठा करवा लो, चाहे कुएं बनवाकर इकट्ठा करवा लो, चाहे टैंक बनाकर इकट्ठा करवा लो, चाहे बावड़ियां बनवाकर इकट्ठा करवा लो, चाहे आपका पानी के स्रोत के रूप में चश्मा बनवाकर इकट्ठा करवा लो। ध्यान रखिएगा, चश्मा भी एक तरीके से पानी का एक स्रोत ही माना जाता है। ठीक है, चाहे आप टका बनाकर शुरुआत कर लीजिए, टका बोलो, टैंक बोलो, जैसे कि आप ये देख लो,
ये क्या है? छत के ऊपर एक पाइपलाइन जुड़वाकर उसको जमीन में कुआं खुदवाकर उसमें डाल दिया है और ऊपर से एक जगह निकाल दिया बाल्टी डालकर उस पानी को निकालने के लिए। तो जो भी छत पर इसमें वर्षा होगी उस पाइप के द्वारा उस कुएं के अंदर ही सारा का सारा पानी चला जाएगा। तो ये क्या है? तो एक तरीका है जो कि पानी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि राजस्थान के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसे टका या फिर टैंक भी कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली अभी आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो कि बारिश के पानी को संरक्षण करके इकट्ठा करके रखता है? तो वह भाई राजस्थान। सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान के लोगों की बात कर रहे हैं। राजस्थान के लोग ही बूंद की पानी की कीमत जानते हैं, उसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग तरीकों का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, समझ गए सही बच्चे? कोई दिक्कत? का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए कई जगह पर बहुत ही सुंदर सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। तो पानी का स्रोत क्या है? बावड़ियां। जैसे कि आजकल हम जगह जगह पर मटके रख देते हैं या फिर वाटर कूलर लगा देते हैं, तो पुराने जमाने में लोग पानी को पिलाना क्या मानते थे? धर्म। और आजकल के भी पानी पिलाना धर्म ही मानते हैं। हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हिंदू धर्म में ये देखा गया कि पानी को पिलाना धर्म ही माना जाता है। ठीक है, तो उस जमाने में लोगों की प्यास बुझाने के लिए अलग अलग जगहों पर क्या बनवाई जाती थी? बावड़ियां बनवाई जाती थी। किसी भी प्यासे को प्यास लगे तो वहां जाकर उस पानी को पी सकता था। सीधी सी बात है, एक कुआं होता है जिसमें बाल्टी डालकर पानी को निकाला जाता है, और बावड़ियां वो जो होती है जिसमें बाल्टी डालकर पानी निकालना होता है, खुद ही आपको नीचे उतरना पड़े। इतना गहरा इतना चौड़ा होता है कि उसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। आराम से जाइए, सीढ़ी से उतरिए और पानी पीकर ऊपर सीढ़ी दोबारा चढ़कर आ जाइए। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार कुओं को बावड़ियां कहा जाता है। तो क्या है? पारंपरिक पुराने जमाने के हमारे पानी के स्रोत है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। समझिए सही बच्चे? यहाँ तक आगे चलते आगे चले तो जरा सोचो, क्या सोचो भाई? ये बात है 1986 की। कब की बात है? 1986 की बात है। में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब क्या था? भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। आप सही बच्चों को पता है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम उसका ध्यान रखते हैं, जैसे जरूरत खत्म हो जाती है उस चीज का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। वही बात करी राजस्थान के जोधपुर के लोगों ने। ये कहानी है 1986 की, 1986 की, जब जोधपुर के आसपास के जो इलाके में सूखा पड़ा था, तब लोगों ने जो भूली बिसरी बावड़ियां थी उसको उन्होंने फिर से याद किया। अब फिर से याद करने के लिए अब ये थोड़ी इस्तेमाल कर सकते नहीं भाई। जब मोहल्ले वालों ने देखा तो उसमें बावड़ियों में सभी ने मिलजुल कर बावड़ियों में से कितना कूड़ा निकाला? तो 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। उन बावड़ियों के अंतर्गत सफाई नहीं रखी गई, ध्यान नहीं रखा गया, घर के अंदर टूटी टूटी आगे सब हो गई, तो सभी ने ध्यान नहीं रखा। धीरे 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 बावड़ियां कचरों से भर गई। क्या होगी? कचरों से भर गई, और जो भी उसमें पानी आता भी था बारिश का, तो वो बेकार था, इस्तेमाल करने लायक नहीं। तब दोबारा जब टूटियों में सरकार कब तक देगी पानी? तो वहां पर भी देखा जब किल्लत हुई, तब लोगों ने दोबारा भूले बिसरे अपने जगहों को याद करा कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से पानी इकट्ठा करते थे, और दोबारा जब इन्होंने उस बावड़ियों की सफाई करवाई तो 200 ट्रक से भी ज्यादा उसमें से कूड़ा निकला। और फिर बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया, और इसके लिए चंदा भी किसने इकट्ठा करा था? मोहल्ले वालों ने ही इकट्ठा करा था, मोहल्ले वालों ने ही दिया था। और कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है। क्या मैंने बोला? जरूरत पड़ी तो याद किया, फिर जरूरत खत्म होगी तो फिर भुला दिया गया, फिर पड़ेगी याद तो फिर याद करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंसान की फितरत है। तो डायरेक्टली कहानी किसकी है? तो जोधपुर की कहानी 1986 की, जब लोगों को पानी की जरूरत थी तो बावड़ी को सफा करवाकर 200 से ज्यादा ट्रकों से कूड़ा निकला उसमें, और उसको दोबारा से भरा गया पानी स्वच्छ करके, ताकि वहां पर चीजों को क्या हो सके, वहां के लोगों की पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए उम्मीद करता हूँ। आगे चलते आगे लिखा है शिक्षक संकेत। क्या लिखा है शिक्षक संकेत में? लिखा है कि बच्चों को बताएं कि अल्ब्रूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे कि इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें, और उज्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? तो यहाँ से आपको पता चला कि संसार का जो मैप है, वर्ल्ड का जो मैप है, उसमें उज्बेकिस्तान कहाँ पर आता है। और दूसरा, बच्चों की आप जब मदद करोगे, यानी कि बच्चों को क्या कर रहे हो? रियल लाइफ से जोड़ रहे हो। रियल लाइफ में आप उसको मैप में दिखाओगे कि भाई आपके उज्बेकिस्तान पड़ता है। आप सही बच्चों को तो ऐसे पता ही होगा, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बगल में उज्बेकिस्तान। तो ऐसे करके इधर तो आकर आपको देखने को मिलता है क्या? आपका उज्बेकिस्तान। तो उस तरफ देखोगे तो वहां पर आपका उज्बेकिस्तान है नक्शे के अंतर्गत। मुझे लगता नहीं कि मुझे दिखाने की जरूरत है आप लोगों को, बाकी चलो ठीक है, मैं एक बार दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। काफी बच्चे परेशान होंगे इस चीज को, आप भी रियल लाइफ सिचुएशन देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार गूगल ओपन करता हूँ आप सही बच्चों के लिए, और यहाँ पर सर्च मारता हूँ वर्ल्ड मैप। अब देखो वर्ल्ड मैप मैं खोलूं, ओपन करूं तो आई थिंक धुंधला ही आएगा, कोई बात नहीं। वर्ल्ड मैप अच्छा सा कौन सा? चलो मैप में ही खोल लेते हैं। देखिए ये है मैप। देखिए ये क्या हमारा प्यारा भारत, क्या ये हमारा प्यारा भारत। इस भारत के बगल में देखोगे तो क्या है? पाकिस्तान। ये क्या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। इसके बगल में देखोगे तो क्या है? हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी, ध्यान रखिए। थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। क्या है इसके पड़ोस में? तुर्कमेनिस्तान। और अफगानिस्तान के बगल में आपका तंजानिस्तान, और इसके बगल में आपका उज्बेकिस्तान है। तो देख सकते हो यहाँ से आया था, यहाँ से वो भारत आया था, कौन? अल्ब्रूनी। तो इस तरीके से आप बच्चों को मैप में दिखा सकते हो, समझा सकते हो, ताकि बच्चा रियल लाइफ से उस चीज को जोड़ सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के बगल में आपका उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से अल्ब्रूनी आया था कहाँ पर? भारत में। कब? तो आज से हजारों साल पहले। ठीक, सभी बच्चे समझ गए, 1017 के आसपास। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आपको समझाना था, बच्चों को दिखाना था, चित्र में ढूंढने के लिए बच्चों को आप मदद कर सकते थे। और साथ ही साथ में बच्चों से अगर पूछा जाएगा कि पुराने जमानों के बारे में जानने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र, पुराने जमाने की पुस्तकें वगैरह, उन चीजों से बच्चों को क्या दे सकते हैं? पुराने जमाने के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए? किसी प्रकार की किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो यही पूरी की पूरी चीज लिखी हुई है आपकी क्या? इंग्लिश में। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले तो कृपया करके भाई नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बाकी इसका पीडीएफ तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पानी से जुड़े रिवाज। आप सही बच्चों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर भारतीय कल्चर के अंतर्गत पानी से जुड़े हुए, पेड़ों से जुड़े हुए बहुत ज्यादा रिवाज है, नेचर से जुड़े हुए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिवाज है। ठीक है, तो पानी से जुड़े हुए रिवाज क्या है? आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं। अब कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत में जैसे कि बावड़ी, बावड़ी वही सीढ़ीदार कुआं, जैसे कि तालाब, जैसे कि नौला, जैसे कि धारा, जैसे कि चश्मा, जैसे कि टका, ये क्या है? हमारे पुराने जमाने के पानी के स्रोत है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये चश्मा क्या होता है? तो चश्मा दोस्तों एक तरीके से मानिए पहाड़ जो होते हैं ना, उन पहाड़ों के बीच में जब बादल वर्षा करवाती है,
क्या करवाती है, बारिश करवाती है, तो बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी आप सभी बच्चों को पता है कहीं पर भी रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना ही लेता है। तो पहाड़ के अंदर से कहीं ना कहीं से जगह बनाकर एक जगह से निकलना ही शुरू हो जाता है और जिस जगह से निकलता है उसी जगह को क्या कहा जाता है, एज ए चश्मा कहा जाता है। तो पानी का क्या है, ये पारंपरिक एक तरीके से पुराने जमाने के स्रोत है। क्या है पानी का स्रोत, बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, चश्मा, बावड़ी, टका, ये सारे के सारे क्या है, पुराने जमाने के पानी के स्रोत है। ओके, आगे चलते हैं। जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की यह फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज। अब क्या है उत्तराखंड की फोटो, तो देखिए आप भाई सभी के सभी देखिए, ये है फोटो, क्या है, एक नई नवेली दुल्हन घर के अंतर्गत आई है। नई नवेली जब दुल्हन आती है तो या फिर हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ शादी होती है तो कुएं वगैरह पर ले जाया जाता है, वहां पर नहलाया धुलाया जाता है, देखा होगा ना आपने। तो वही वाली बात है, कुएं पानी से जुड़े हमारे बहुत ज्यादा रिवाज होते हैं। तो जब भी उत्तराखंड के अंदर कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसको पानी के पास ले जाकर उसकी वहां पर पूजा करवाई जाती है, क्योंकि पानी हमारा क्या है, जीवन दाता है। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे जाकर वहां पर धोख लगवाई जा रही है, कहां पर, चश्मा के पास। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, पहाड़ों के अंदर पानी अपनी जगह ढूंढ लेता है और कहीं से निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से देखो पहाड़ के अंदर से ही पानी निकल रहा है, तो क्या है, चश्मा है। चश्मा पानी का स्रोत है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, आगे चलें तो लिखा है चर्चा करो। किस पर चर्चा करो, तो लिखा है देखिए, पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजहें ये हो सकती हैं, चर्चा करो। तो नीचे कुछ कुएं सूख गए हैं, 15-20 साल पहले उसमें लबालब पानी भरा हुआ था। तो कुएं सूखने की क्या वजह है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि पहला बिंदु, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा होगा जगह जगह पर मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है और जमीन के पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सीमेंट से सारी चीजें पट्टी करते हुए जा रहे हैं। पानी अगर बारिश होती है तो नाले के द्वारा, गटर के द्वारा रह जाता है, जमीन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो पानी हम निकाल रहे हैं लेकिन उसके अंदर डाल नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी का जमीन का लेवल कम हो रहा है। और जब पानी का जमीन का लेवल कम होगा तो धीरे धीरे कुएं वगैरह भी सूखेंगे। बिल्कुल सही है। अगला है तालाब, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है, जहां जहां हमारे तालाब थे, छोड़ वगैरह थे, धीरे धीरे हमने क्या करते, उसमें कूड़े डाल के सुखा दिए या फिर सीमेंट से पक्का कर दिया, तो वो अब नहीं रहे। अब जब वो नहीं रहे तो पानी अब्सॉर्ब नहीं हो रही धरती के द्वारा। अब जब पानी धरती के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं हो रही तो कुएं के अंदर से कहां पानी निकलेगा। जैसे गांव घर में देखा होगा, मट्टी वाले इलाके होते हैं, कुएं बने रहते हैं, बारिश के दिनों में देखा होगा कुआं जो है पानी उफान मार के बाहर निकल रहा होता है। क्यों, क्योंकि जमीन ने इतना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लिया कि कुएं के अंदर से निकलकर पानी बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, लेकिन शहरों के अंदर धीरे धीरे कुएं सूखते जा रहे हैं, यही रीजन है। या फिर पेड़ जो आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया, तो आसपास के जो पेड़ थे, पार्कों में जो पेड़ थे, वो अब नहीं रहे, काट काट के धीरे धीरे हटा दिए गए हैं। अब पेड़ नहीं रहेंगे तो एनवायरमेंट हमारा डिस्टर्ब होगा और साथ ही साथ में जमीन को क्या कर दिया, सीमेंट से पक्का कर दिया। अब सीमेंट से पक्का कर दिया तो जमीन पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही और वो कहीं ना कहीं जाकर बह जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जमीन है वो रिचार्ज नहीं हो पाता और धीरे धीरे कुएं सूखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कुएं सूखने की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से कुएं सूखने की क्या वजह हो सकती है। तो ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। क्या करिए, इंग्लिश वाले बच्चे इन चीजों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलें तो लिखा है यह मुमकिन है। क्या मुमकिन है भाई, तो लिखा है तरुण भारत संघ। क्या लिखा है, तरुण भारत संघ वे पुराने तालाबों की मरम्मत भी करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने डार्की माई की मदद कैसे की। देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ। ठीक है, एक थे राजेंद्र सिंह। कौन थे, एक थे राजेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। एक थे राजेंद्र सिंह, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ही तरुण भारत संघ की क्या रखी थी, नींव रखी थी। इन्होंने क्या रखी थी, तरुण भारत संघ की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, ये जो थे ना जयपुर में, कहां पर, जयपुर में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी नौकरी किया करते थे। क्या करते थे, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी नौकरी किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा राजस्थान जयपुर वगैरह सूखा इलाका है, वहां पर ज्यादा पानी की किल्लत है, तो इन्होंने जब देखा लोग पानी पानी के लिए तरस रहे हैं, तो इन्होंने इस चीज को अब्सॉर्ब करा, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसमें लोगों को पानी की मुहैया करवाया जाता, अलग अलग तरीकों को इकट्ठा करके अलग अलग चीजों का निर्माण करके, और इसी का नाम रखा इन्होंने तरुण भारत संघ। किसने नींव रखी थी इसकी, राजेंद्र सिंह ने, और इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था इस चीज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, तो गांव घर में जहां पर भी पानी की किल्लत होती है तो वहां पर जाते हैं, वहां पर जो पुराने तालाब वगैरह हुआ करते थे जो कि नष्ट हो गए, धीरे धीरे यूज करना बंद हो गया, तो उन तालाबों को दोबारा पुनर्जीवित करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा पुनर्जीवित करते हैं, उसमें नया जीवन प्रदान करते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर नए तालाबों का निर्माण भी करते हैं। तो पूछा जाएगा पुराने पड़े तालाबों को पुनर्जीवित या नए तालाबों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, वो तरुण भारत संघ करता है, जिसकी नींव किसने रखी थी, तो राजेंद्र सिंह ने रखी थी। ओके, और इन्होंने ही डार्की माई की मदद करी थी। कैसे, चलिए कहानी एक छोटी सी पढ़िए, आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा। कहानी है ये डार्की माई की, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है, वहां पर रहती थी। इस गांव के लोग जो थे वो गर्मियों में कुएं भी आके सूख जाते थे और गांव उनको छोड़ना पड़ता था। डार्की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा और लोगों की कमाई भी बढ़ गई। वह लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते थे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है डार्की माई, इन्होंने ही पहल करी, संस्था से जाके मिले, संस्था से बातचीत करी और संस्था ने और लोगों के साथ मिलकर आसपास में जो तालाब थे जो पुनर्जीवित उनको करा, जो खराब हो चुके थे, वेस्ट हो चुके थे, इस्तेमाल करने लायक नहीं थे, तो उन्हें दोबारा पुनर्जीवित करा। पानी की समस्या धीरे धीरे कम हुई, वहां के लोग जो थे पानी की समस्या से जूझ रहे थे और गांव को छोड़ छोड़कर शहर की तरफ पलायन भी कर रहे थे। तो जैसे ही पानी की समस्या दूर हुई, पानी की किल्लत दूर हुई, लोग वहां पर अच्छे रहने लगे, चारे की व्यवस्था अच्छी हो गई, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई, गाय भैंस पशु को अच्छा खासा पानी और चारा मिलने लगा। धीरे धीरे गाय भैंसों ने दूध भी अच्छा देने लगा, दूध का वो उन्होंने मावा बनाकर के बेचना शुरू कर दिया और इस तरीके से लोगों की आय बढ़ी और लोगों की जो समस्या थी वो खत्म हुई और खत्म हो जाने के बाद लोगों ने वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, दोबारा खुशहाली वहां पर। तो इस तरीके से तरुण भारत संघ ने डार्की माई की हेल्प करी, मदद करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो यही चीज आपकी यहाँ पर आकर फिनिश हो जाती है और आगे आ जाता है आपका चैप्टर क्लास 5 का ही 7वां, जो कि है पानी के प्रयोग। तो ये भी चैप्टर कहाँ आता है, वाटर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वाटर के अंतर्गत। देखिए क्या बोल रहा है, सोचो और अंदाजा लगाओ। क्या सोचने की बोल रहा है, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती है तो वह तैरती है या डूबती है। तो यही कुछ प्रयोग करे गए थे, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है
पानी के प्रयोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने क्या कहा कि आप एक पूरी को तलते हो और वो फूली फूली पूरी है, आप अगर उसको पानी में रखोगे तो वो तैरेगी कि डूबेगी? सीधी सीधी सी बात है, डेंसिटी की बात हो रही है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो डूबेगा, कम होगा वो तैरेगा। ठीक है, तो पूरी क्या होगा, पूरी भी पूरी है, पानी में डालोगे तो कुछ समय तक तो वो तैरेगी, लेकिन जैसे उसमें कोई लीकेज होगा, धीरे धीरे उसमें पानी भरेगा, धीरे धीरे वो डूब जाएगी। ठीक है, तो उसी में कुछ प्रयोग किए गए, जैसे कि खाली कटोरी, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर, लोहे की कील या फिर पिन, माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, ये सारी की सारी चीजें अगर डाली जाएंगी पानी में तो डूबेगी कि नहीं डूबेगी, यहाँ पर आपको लिखना है। प्रयोग करो और इस चीज को लिखो। ठीक है, आप सही बच्चों को पता है, अगर पानी के अंदर आप खाली कटोरी रखोगे तो डूबेगी नहीं तैरेगी। क्या करेगी, डूबेगी नहीं तैरेगी। धीरे धीरे आप उसके अंदर कंकड़ डालते जाओगे, जब उसका वजन भारी हो जाएगा तो धीरे वो धीरे डूब जाएगी। जैसे कि एक प्लास्टिक की थैली आप फेंक दोगे पानी के ऊपर तो वो तैरेगी, क्या करेगी, तैरेगी, लेकिन उसका आप गोला बनाकर फेंकोगे तो कुछ समय के लिए वो तैरेगी, लेकिन फिर वो डूब जाएगी। क्या होगा, डूब जाएगी। जैसे कि पानी की आधी भरी बोतल, वो आधी जो भरी हुई है वो थोड़ी सी डूब जाएगी और जो खाली वो तैरती रहेगी, लेकिन जो पूरी भरी बोतल है वो पूरी तरीके से डूब जाएगी। तो ये सारा का सारा खेल किसका हो रहा है, ये सारा का सारा खेल हो रहा है डेंसिटी का, किसका, घनत्व का। ठीक है, तो लिखिए सभी के सही बच्चे, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वो तैरेगी। मैंने क्या बोला, अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वो तैरेगी। मैंने पहले बोला जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगी, जिसका ज्यादा होगा वो डूब जाएगी। जैसे कि कील, कील का घनत्व ज्यादा होगा डूब जाएगी, और वहीं पर खाली कटोरी का कम होगा वो तैरेगी। तो जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व जो होगा वो कम होगा वो क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, इसी का उल्टा, यदि वस्तु अपने आयतन से ज्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वो तैरेगी। जैसे कि नाव, नाव जो है अपने ज्यादा से ज्यादा वो क्या करती है, पानी को विस्थापित करती है, ज्यादा जगह ले लेती है ना, इसलिए भारी होने के बावजूद भी वो क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। तो इसलिए कहा जाता है ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से आपकी जो चीजें हैं वो तैरेंगी, डूबेंगी नहीं। ठीक है, जैसे कि खाली पन्नी आपने फेंक दी वो तैर रही है, लेकिन उसका गोला बनाकर फेंकोगे तो डूब जाएगी, क्योंकि जगह का विस्थापन वो ज्यादा कर रही थी, इसलिए तैर रही थी। जगह छोटी होगी, भारी होगी, डूब गई, सीधी सी बात है। वही वाली बात यहाँ पर कही है, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो वो तैरेगी, यदि वस्तु अपने आयतन से ज्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वो तैरेगी। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत होंगी तो चीजें डूब जाएंगी। ठीक, चलिए आगे चलो। आगे बोला गया डेड सी यानी कि मृत सागर। पहली बात आपको पता होना चाहिए कहां पर है, तो डेड सी मृत सागर जो है वो जॉर्डन और इजराइल की सीमा, वहां पर जो कि वेस्ट बैंक की सीमा, इजराइल की सीमा और साथ ही साथ में आपकी जॉर्डन की सीमा, इसकी जो सीमा है वहां पर ये डेड सी यानी कि मृत सागर देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता चल गया। आगे चले, तो वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा अगर आपने गलती से चख भी लिया तो। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम जैसे तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए कुछ चीजें हैं, अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं साबुदानी का प्रयोग हो रहा है, और इसी के साथ साथ एक नींबू का भी प्रयोग था। क्या नींबू का प्रयोग था, इस बच्ची ने नींबू के ग्लास में पानी लिया और इसके अंदर पानी भरकर नींबू डाल दिया, तो जैसे नींबू डाले तो देखा वो नींबू तैर रहे, मतलब वो नींबू जो है डूब गए, जो नींबू डाले इन्होंने वो डूब गए, लेकिन गलती से इसमें कुछ जो है वो नमक चला गया, सॉल्ट चला गया। जैसे इस पानी के अंदर नमक गया तो नींबू जो डूब रहे थे वो तैरने लगे। ऐसा क्यों हुआ, वही घनत्व का रीजन। अपने से ज्यादा चीजों क्या कर रही है, वो घनत्व कम होगा तो तैरेगी, ज्यादा होगा तो डूब जाएगी। वही वाली बात है, तो यहाँ पर वही वाली बात कही गई है, नींबू को तुमने नमक के पानी में डाला था वो तैर रहा था, देखा था ना, वही बात यहाँ पर कही गई। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन मेरा, मृत सागर कहां पर है, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। दूसरा, मृत सागर कितना नमकीन है, तो वैसे तो सभी सागरों का पानी नमकीन होता है, लेकिन इसका पानी इतना ज्यादा नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक देखने को मिलता है। कितना, 300 ग्राम नमक देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में इतना ज्यादा नमकीन है कि किसी को तैरना नहीं भी आता ना तो भी इसके अंतर्गत वो तैर सकता है, वो डूबेगा नहीं, और ऐसे तैरेगा जैसे कि वो सो रहा हो आराम से। ठीक है, तो इसके अंदर सोते सोते, बैठे बैठे, आराम से, लेटे लेटे क्या कर सकते हो, किताबें वगैरह, अखबार वगैरह इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है मृत सागर एंड डेड सी। डेड सी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतना खारा पानी है कि इसके अंदर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, वही चीज लिखिए और इंग्लिश में, क्या घुला क्या नहीं, वही वाली बात है। आप नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध और तेल, ये सारी की सारी चीजें लो और पानी में डालकर देखो क्या घुला क्या नहीं घुला। जैसे कि नमक डालोगे घुल जाएगा, मिट्टी डालोगे नहीं घुलेगा, चॉक पाउडर डालोगे नहीं घुलेगा, दूध डालोगे घुल जाएगा, तेल डालोगे नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ चीजें जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीजें जो नहीं घुलती। अब जब आप इसे सेपरेट करोगे, जैसे कि पानी के अंतर्गत नमक घोल दिया, घोल तो दिया, लेकिन आप उसको अलग करोगे, सेपरेशन करोगे, तो अलग करने के लिए पानी अलग करना और नमक अलग करना है। घोलने के बाद कर सकते हो, बिल्कुल हाँ जी कर सकते हो। कैसे करते हो, तो इसके तरीके हैं जो कि वस्तुओं का विस्थापन, या फिर आप बोल सकते हो कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एक चैप्टर है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत इन चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि नमक को पानी के अंदर घोला जा सकता है, मिट्टी को नहीं घोला जा सकता, चॉक पाउडर को नहीं घोला जा सकता, 1 चम्मच दूध को घोला जा सकता है और तेल को घोला नहीं जा सकता। क्यों नहीं घोला जा सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कुछ चीजें घुलती हैं और कुछ चीजें नहीं घुलती। और इन चीजों को अगर आपको अलग करना है तो कैसे अलग करोगे, तो कुछ तरीके होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, चाहे वो इवेपोरेशन हो, चाहे फिल्ट्रेशन हो, चाहे आपका अलग अलग प्रकार के मेथड है, हम उनको बाद में पढ़ेंगे। एक सेपरेट चैप्टर है उसके लिए, साइंस का टॉपिक है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इतनी बात समझिए सभी बच्चे। आगे चलते हैं, आगे चलें तो बात आती है डांडी यात्रा की। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपके एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ये जो है डांडी यात्रा, ये 1930 की घटना है, जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था और नमक बनाने के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हुआ करती थी, अपराध माना जाता था। तो गांधी जी का यही मत था कि भाई एक जो हमारे नेचर ने, जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति ने, वो चीज के ऊपर किस प्रकार का टैक्स लगा। ठीक है, और इतना ज्यादा महंगा क्यों, तो इसलिए इन्होंने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से इन्होंने एक यात्रा शुरू करी डांडी समुद्र तट पर, और नमक बनाने की एक विधि को इन्होंने निकाला और नमक बनाने की यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी। पढ़ते हैं, देखिए ये कहानी, ये घटना जो है वो 1930 की है, भारत की आजादी से पहले की बात है। 1947 में आजादी मिली थी हम सभी को। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। जैसे कि बीच में अफवाह फैली थी कि नमक कल से बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, लोगों ने नमक की थैली खरीद खरीद रखनी शुरू कर दी थी घर में, याद होगी ना आपको कहानी। तो वही वाली बात यहाँ पर भी आ गई थी कि उनके बिना, नमक के बिना गुजारा कैसे। लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, और इस बात
बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदी से कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद जो कि साबरमती आश्रम था वहां से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी को सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ से तो नमक बनाने की विधि है, पहले ये समझिए। पहली बात, ये घटना कब की दांडी यात्रा 1930 की है। क्यों इसका विरोध किया गया था? क्योंकि जो कुदरत ने हमें दी है नमक, उसके ऊपर भारी टैक्स था, बहुत ज्यादा महंगी थी, तो इसलिए उसके ऊपर ये कानून जो था उसके प्रति एक बोल सकते हो गुस्सा दिखाने के लिए था, कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। कहां से शुरू हुई थी? तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कहां तक? तो समुद्री जो दांडी समुद्र तट है वहां तक ये यात्रा निकली। शुरू में कम लोग थे लेकिन धीरे धीरे जलसा इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया था। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी उसी के बारे में बोला गया है। और जो नमक बनाया जाता है वो समुद्र के किनारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानिए कि ये जो है वो समुद्र है, ये क्या है? समुद्र। तो इस समुद्र के किनारे में क्या कर दिया जाता है? क्यारियां बना दी जाती है। ऐसे क्यारियां बना दी जाती हैं और इन क्यारियों में समुद्र का पानी जो है वो क्या कर दिया जाता है? फिल कर दिया जाता है। ये समुद्र के पानी को यहाँ से लाकर इसमें फिल कर दिया जाता है और इसमें फिल करने के बाद कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। जो हमारे सूरज देवता है उस सूरज देवता की गर्मी के कारण ये सारी की सारे जो पानी है इन क्यारियों के अंदर वो धीरे धीरे सूख जाता है और पानी के अंदर नमक था तो नमक वहीं का वहीं रह जाता है। तो नमक इन क्यारियों में ही रह जाता है और समुद्र का पानी उड़ जाता है और इस तरीके से समुद्री नमक का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे उसको प्रोसेसिंग करके हमारे यहाँ पर जो टाटा नमक आता है घर में वैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और वैसे जितना ज्यादा हो सके ये जो हमारे पैकेट बंद नमक आते हैं टाटा या फिर जो बारीक नमक होते हैं इनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार की कमियां होती है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके, और पेट की समस्या वगैरह भी बहुत होती है, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भाई या तो आप काला नमक खाना शुरू करो, जो बनता है वैसे सफेद नमक से ही बनता है लेकिन वो समुद्री सफेद नमक से बनता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद या तो आप लोग काला नमक खाना शुरू करो या फिर उससे भी अच्छा है सेंधा नमक। अजीब लगता है लेकिन खाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और पेट के जितने भी रोग होते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उन नमकों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सभी बच्चे समझ गए? तो इस तरीके से नमक का निर्माण किया जाता है, नमक को बनाया जाता है। यहाँ तक आपका ये पूरा का पूरा जो दांडी मार्च था, दांडी यात्रा थी, ये पूरी की पूरी यहाँ पर फिनिश हुई। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये था दोस्तों आज के अपने नेक्स्ट दो चैप्टर। दोनों के दोनों चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि पुराने जमाने में कई जगह बावड़ियां बनवाई जाती थी, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पुराने जमाने में लोग जलसा बनाकर यात्रा करने के लिए निकला करते थे। उन यात्रियों को पानी पिलाने के लिए जगह जगह पर बावड़ियां बनाई गई थी। तो प्यासे यात्री को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम था, इसलिए बावड़ियों का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत। अभी मैंने आपको बोला था कि पहाड़ों पर पानी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है चश्मा। क्या होता है? चश्मा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। पहाड़ों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है और कहीं ना कहीं से वो रिसकर निकलने शुरू हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं चश्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। तो मैंने अभी आपको बताया था इसकी नींव कैसे रखी गई थी और ये पुराने पड़े तालाबों को या नए तालाबों का निर्माण करने में मदद करती है। तो पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करने में बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, रीबिल्ड ओल्ड लेक्स, जो पुराने लेक्स पड़े होते हैं जरूरत के हिसाब से उनको ठीक किया जाता है या फिर नए बनवाने की जरूरत है उनका भी निर्माण करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। मृत सागर क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था डेड सी, इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी इतना ज्यादा नमकीन है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता है। तो ऐसा सागर जो कि जिसका पानी जहरीला नहीं, ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज्यादा नमकीन है। बिल्कुल दोस्त, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज के अपने दो टॉपिक, एनसीईआरटी क्लास 5 हमने चैप्टर करा वाटर, जल। ये दो चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? तो एनसीईआरटी की ही क्लास 5 की ही नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। तो ये था आज का अपना छठा और सातवां चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को